अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। अच्छा जी, जब दिन का आगाज़ होता है ना, तो ये दिन का आगाज़ होना चाहिए मुस्बत सोच के साथ और ऐसी तब्दीली के साथ जो कि आपके पूरे दिन को जो है ना ताज़ा दम रखे। और ताज़ा दम रहने के लिए सबसे पहले अच्छी सोच का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोच अच्छी होगी तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, पॉजिटिव इंटेंशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी और पॉजिटिव होंगी। और क्या है ना कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो टाइम मैनेज करते रह जाते हैं और उस टाइम में वो कुछ करते नहीं हैं। तो टाइम मैनेज करें, काम भी करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि हम इस टाइम पर ये कर लेंगे और उस टाइम पर वो कर लेंगे, लेकिन काम नहीं हो पाता। तो काम करें, टाइम से करें और टाइम मैनेजमेंट करें। दिन का आगाज़ किया है तो अच्छे आगाज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी मदद करें, सहारा बने लोगों का, काम आए लोगों के, नेकियों में जो है ना वो आगे बढ़ जाएं। जब मुकाबले करते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो नेकियों के भी मुकाबले करें और नेकियों में आगे बढ़ जाएं, और नेकियों में जितना हिस्सा डालें उतना कम है। अच्छा, अब एक बात ये है कि जिस चीज़ की नीयत अच्छी हो ना, यकीन करें उसका सिला बड़ा ही ज़बरदस्त है। अच्छी नीयत से अच्छी मंजिल भी हासिल होती है और अच्छी नीयत का अंजाम ये होता है कि आपको अल्लाह ताला उस ख़ास मौके पर वो चीज़ देता है जब आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। ये नीयत और मेहनत का ही हुसूल होता है और ये नीयत और मेहनत की ही वजह से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो दुनिया में मिलती हैं। अच्छा जी, और आखिरत में भी इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं कि अच्छा नाश्ता जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो नाश्ता हेल्दी नहीं करते, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो एक प्रॉब्लम ये है कि उनका मूड अच्छा नहीं होता। आप जब भी अपने घर से निकल रहे हैं, इट्स ओके कि आप बहुत अच्छा नाश्ता नहीं कर पाते, लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी आप अपने घर से निकल रहे होते हैं तो आप अच्छा नाश्ता करें। और अच्छे नाश्ते के फ़ायदे ये होते हैं कि अच्छे नाश्ते की वजह से आपका मूड अच्छा रहता है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। अच्छे नाश्ते की वजह से वो जो आपके सुबह के से लेकर जो शाम तक के 4 बजे तक के या मिड डे के टाइमिंग्स होते हैं वो एनर्जेटिक जाते हैं। उसके बाद नाश्ते में आपने ज़रूर दूध पीना है, नाश्ते में आपने ज़रूर एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा खाना है, और इसके साथ साथ आपने ऐसी कोई चीज़ लेनी है जैसे कि आपको लगता है कि जी खाली मैं दूध नहीं यूज़ कर सकता, तो आपने उसके साथ जो है ब्राउन ब्रेड ले लेनी है। बहुत सारे लोग इसका कम्बिनेशन बनाकर भी नाश्ता करते हैं। अगर आपने मतलब यानी कि आपका दिल करता है कि आप हैवी नाश्ता करें तो आप पराठा भी खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट का इशू नहीं है कि वेट गेन हो जाएगा, तो आप हफ्ते में एक दिन ज़रूर पराठा खाया करें। पराठा खाने से जो है ना बड़ा अच्छा रहता है, आप बहुत हेल्दी फील करते हैं। और सेकंड कि जब भी आप नाश्ता कर रहे हों तो नाश्ते में आप निशास्ता भी ले सकते हैं, नाश्ते में आप साबूदाना भी खा सकते हैं, नाश्ते में आप कॉर्नफ्लेक्स भी खा सकते हैं, और इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली दूध के साथ या फिर चाय के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो है वो आप खा सकते हैं। और ये होता है हेल्दी नाश्ता। हेल्दी नाश्ता करने की वजह से रहेंगे आप एनर्जेटिक, आपके अंदर रहेगी एनर्जी, और आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और ख़वातीन के लिए अच्छी खबर क्या है? ख़वातीन के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तो सवाल बड़ा कॉमन ही है ना कि भाई आज क्या पकेगा, और ये जो सवाल है ना आज क्या पकेगा, यकीन करें ऐसा ट्रिगर करता है। इनफैक्ट अगर घर में को पूछ लेना कि आज क्या खाना है, ये भी बड़ा ट्रिगर करता है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि मैं आज क्या खाऊंगी। ये जो क्वेश्चन है ना ये ख़त्म ही नहीं होता। ये रोज़ाना एक सवाल मेरा अपने आप से होता है कि अभी मैं क्या खाऊंगी, अगर मैं ऑफिस में हूँ या मैं बाहर हूँ या मैं आउटडोर हूँ, तो इनफैक्ट आप सोचते रहते कि आज आप क्या खाएंगे। इसके आगे भी एक चीज़ है, और वो ये है कि ख़वातीन के लिए अच्छी खबर कि खाने में वो जो भी बनाती हैं और जब हल्दी का इस्तेमाल करती हैं तो जी हल्दी है बड़ी बेनिफिशियल, और जो भी ख़वातीन हल्दी का इस्तेमाल करती हैं खानों में उनके लिए ख़बर यह है कि हल्दी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करती है। यानी जब आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो आपकी जो सेहत है वो अच्छी होती है, दिल की सेहत अच्छी रहती है। हल्दी से आपका कोई ज़ख्म हो या कोई और चीज़ हो, इंटरनल भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो वो आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। तो हल्दी का इस्तेमाल करें और हल्दी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि एलोवेरा जेल के क्या फ़ायदे हैं। एलोवेरा जेल के फ़ायदे जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि एलोवेरा जेल जो है उसके 3 बड़े फ़ायदे ये हैं कि जब आप एलोवेरा जेल को
बालों में लगाते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बाल आपके अच्छे हो जाते हैं। एलोवेरा जेल को आप जो है वो पलकों पर भी लगा सकते हैं मस्कारे के तौर पर। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो आप एलोवेरा जेल जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, सूदिंग के लिए भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप अपनी स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इतना करना है कि एलोवेरा का पौधा जो है वो अपने घर में रखना है, और घर में रखने के बाद जो है आपने इस पौधे को जो है वो अपने हिसाब से काट लेना है। अगर आप इसका जो है वो सूदिंग बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आपने इसका फेस मास्क बनाना है तो फिर आप इसको शहद के साथ और लेमन जूस के साथ जो है वो के 2 ड्रॉप्स डाल के बना सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है अपने घर में लाजमी रखें। कहीं कोई कट लग जाता है, कहीं सूदिंग के लिए चाहिए, आप आईब्रोज अगर बनवा कर आए हैं, आपने वैक्स कराया है, वॉटेवर, तो आप इसको सूदिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और ख़बर शेयर करते हैं आप लोगों के लिए। ख़बर है ये कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में हो गया इजाफा। जी हाँ, सुबह ये ख़बर है, लेकिन ख़बर तो ख़बर है, अब आपको तो बताना ही है, लेकिन बताते हुए अफसोस भी होता है। ख़बर कुछ इस तरीके से है कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतों का जो इतलाक है अब वो 1 जुलाई से कर दिया गया है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर है, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो गोल्ड के रेट्स हैं वो क्या हैं। तो सोना जो है वो महंगा हो गया है और आलमी मार्केट में सोना $8 महंगा होकर $3,282 फ़ी औंस पर पहुंच गया है। 1 तोला सोना 800 रुपये महंगा हुआ है, जबकि कीमत उसकी 3,50,200 रुपये की हो गई है। 10 ग्राम सोना 686 रुपये महंगा होकर 3,240 रुपये पर पहुंच गया है और 1 तोला चांदी जो है वो 3,782 रुपये पर आ गई है। अच्छा जी, अच्छी खबर ये है और बड़ी पॉजिटिव खबर ये है कि कराची वालों के लिए अच्छी बात यह है कि कराची वाले इस दफ़ा टैक्स देने में भी सबसे आगे निकल आए हैं। जी हाँ, तो कराची वालों ने टैक्स दिया है भरपूर। खबर यह है कि टैक्स वसूली में कराची एक बार फिर बाजी ले गया है। जी हाँ, ये वही कराची है जिसके मसाइल बेशुमार हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यू जनरेट करके देता है और उसके बाद टैक्स वसूली में कराची एक बार फिर बाजी ले गया। माली साल 2024-25 के अख्ताम पर कराची ने सबसे ज़्यादा टैक्स देने का रिकॉर्ड बना दिया। माली साल 2025 में एक साल में लार्ज टैक्स ऑफिस ने कराची 3,256 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का रिकॉर्ड बना दिया है। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है और इस हवाले से जितनी बात की जाए उतनी कम है कि हम वो शहर हैं जिसके बेतहाशा मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि एक एक्ट्रेस जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और इस हवाले से मैंने जो है वो अपने शोज़ में इससे पहले भी आपको अपडेट किया था कि हुमायूं सईद और मायरा ख़ान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और जब ये तनकीद बढ़ गई तो मैंने उनकी हिम्मत को भी सलाम पेश किया था कि उनकी हिम्मत को सलाम है कि लोग किस तरीके से इस तरह से कर लेते हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें। लोग ये कैसे मैनेज कर लेते हैं, लोग ये कैसे जो है उनको समझ आती है कि वो लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, फिर उन्होंने क्या चूज़ किया क्या नहीं किया उसके बारे में बात करते हैं, उनकी एज के बारे में बात करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग इतना ज़्यादा पर्सनल होकर इन स्टार्स के बारे में बात करते हैं, जबकि स्टार्स तो खुद अपने बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। अगर मायरा ख़ान को अब तक हीरोइन की जो ऑफ़र है वो मिल रही है तो इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वो ये रोल जो है वो ना करें। भाई जिसको जिस चीज़ के ऊपर जो सूटेबल होता है वो उस हिसाब से वो रोल कर रहा होता है। तो आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं कि मायरा ख़ान ने जो है इस हवाले से क्या बात की है। मैंने कभी ये नहीं छुपाया कि मैं जब मेरी शादी हुई, ना मेरी जब तलाक हुई, ना कि मैं एक बच्चे की अम्मा थी और वो कितने साल का है, और ना ही जब मैं इतने साल की हूँ या उतने साल की हूँ। दैट इज़ मी। तो मुझे भाई अपने आप से ट्रूथफुल रहना है। मैं आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स। और जहां तक लोगों की ओपिनियंस की बात है, आई वेलकम दैट, मुझे नहीं बॉदर करता। मैंने कभी ये नहीं छुपाया। तो जनाब आपने सुना कि मायरा ख़ान ने क्या बात की है। मायरा ख़ान ने फिर ये कहा कि भाई मैं बॉदर नहीं करती, मतलब व्हाटएवर शी इज़ और ये होना भी चाहिए
कि आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही हैं, और आप क्या काम करते हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं और क्या कुछ है, इस हवाले से उन लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ऑफ़र हो रही है और वो काम कर रही हैं तो दैट्स फाइन इनफ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की और उसका जवाब उन्होंने जो है वो इस पर ये वीडियो बना के दिया। ये स्पेशली एक शख्स के हवाले से उन्होंने ज़रूर बात की थी जिन्होंने उनकी एज के हवाले से बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि जी मायरा खान मूवी में ऐसी लग रही थी, मायरा खान मूवी में वैसी लग रही थी। माई क्वेश्चन इज़ कि ये जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं जिसमें ये सारे खान्स हैं या और बड़े ऐसे स्टार्स हैं, आप देखें कि वो लोग कभी भी इंडिया में या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में या हॉलीवुड में या फिर कहीं पर भी इस तरह से बात नहीं की जाती स्टार्स के बारे में कि वो ऐसे लग रहे हैं या वो वैसे लग रहे हैं। ये सिर्फ हमारा मुल्क है जहाँ पर हम अपने ही स्टार्स पर तनकीद करते हैं, जहाँ पर हम अपने ही स्टार्स के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। अब बात सिर्फ यही होती है ना कि ठीक है, अगर कोई चाहता है कि जी मायरा खान हीरोइन के रोल में ना आए तो आप फिर ये बताएं कि मायरा खान किस रोल में आएंगी। अब मायरा खान को लोग पसंद करते हैं, मायरा खान लोगों की पसंदीदा फेवरेट शख्सियत हैं, वो उनको देखना चाहते हैं, एज हीरोइन देखना चाहते हैं, तो जाहिर है उनको कास्ट किया गया है। अगर नहीं देखना चाहते होते बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी, तो उनको ना कास्ट किया जाता। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आ गई है शामत। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि बात नहीं मानते अपने बड़ों की और अपनी मनमानियाँ करते हैं, तो वो होशियार हो जाएं, ख़बरदार हो जाएं। ये खबर उनके लिए, क्योंकि जो ANF है अब उसने जो है वो तालीमी इदारों के ऊपर जाकर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है और ये क्रैक डाउन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया। और ये खबर इस तरीके से है कि बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है ये क्रैक डाउन किया गया है और ये क्रैक डाउन जो है इसलिए किया गया है कि कार्रवाइयों के दौरान 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छा, ये चकलाला गैरेज एंड रावलपिंडी कोरियर ऑफिस से 18 ग्राम जो है वो ये यहाँ पर इस तरीके से ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहले मैं आपको जो है ना वो सारी सिटीज़ बताती हूँ कि ये जनाब फैसलाबाद है, फिर कराची में भी की गई है, फिर कोयटा में भी की गई है। अच्छा, फिर ये जो ओवरऑल कार्रवाई की गई है ANF की, इससे पहले बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चे हैं, जो वहाँ पर तालीमी निज़ाम है, जो वहाँ पर माहौल है, अब वहाँ पर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर को बचाया जा सके। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ से ये वीट बरामद हुई है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो ये है कि आप लोगों ने करनी होगी ग्रॉसरी। जल्दी से बताते हैं आपको कि रेट्स क्या हैं दालों के। तो दालों के जो रेट्स हैं, सबसे पहले हम बढ़ जाते हैं दाल माश की जानिब। दाल माश के जो रेट्स हैं वो हैं जी 385। उसके बाद जो मूंग की दाल के रेट हैं वो है 380। फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है वो 260 पर है। फिर दाल चना जो है वो 280 पर है और उसके बाद जो काबली चना है वो 350 पर है। और फिर ये हो गए हैं दालों के प्राइस। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि अभी जो करंट न्यूज़ है वो क्या है। एक बड़ा ज़बरदस्त विज़िट है जिस हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाएंगे और ये जो विज़िट है ये होगा मलेशिया का। तो इस साल के आखिर में बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो विज़िट के लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस साल के आखिर में मलेशिया का दौरा करेंगे। मलेशिया के जो हाई कमिश्नर उनकी जानिब से बताया गया पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तिजारत, सयाहत और इक़्तिसादी ताउन के लिए नई राहें हमवार होंगी। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने मलेशिया को बतौर स्टेट पहचाना। जो उनके हाई कमिश्नर मलेशिया के, उनका ऐसा कहना है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाक बहरिया और फ़िज़ाइया की मुश्तरका ऑपरेशनल मशक़ें जो हैं वो मज़ीद तवातुर से की जाएंगी, ऐसा कहना है नेवल चीफ का। तो पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का जो है वो दौरा किया है। तो इस दौरे के जो कुछ मनाजिर हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इस दौरे के मनाजिर क्या हैं। ये अहम दौरा था जो उनकी जानिब से जो है वो किया गया है और इस मौके पर उनका कहना था कि पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के दरमियान जो है मुश्तरका ऑपरेशनल मशक़ें मज़ीद तवातुर से की जाएंगी। अच्छा जी, फिर अभी आपको बताते हैं कि जो नेवल चीफ है उन्होंने इस मौके पर इदारे में फराहम की जाने वाली जो है वो इल्मी और पेशा वाराना तरबियत को सराहा और जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने के काबिल मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तैयारी में इदारे के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने एयर वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया और उन्होंने पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजीज़ को तेज़ी से अपनाकर अपनी ऑपरेशनल तैयारी में नुमाया इजाफा किया। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी की जंगी सलाहियतों में सतह आब, ज़ेर आब और फ़िज़ाई शोबों में खातिर खा बेहतरी आई है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा बहरी अफवाज मज़ीद मुतहरिक और ताकतवर बनी है। नेवल चीफ ने कौमी दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के दरमियान बाहिमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के दरमियान
मुश्तरका ऑपरेशनल मशकें मजीद तवातुर से की जाएंगी। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मौजूदा दौर की जंगों में तकनीकी अख्तरा की अहमियत पर भी रोशनी डाली। उन्होंने UAE की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। नेवल चीफ ने कहा, नेशनल एरोस्पेस और पाकिस्तान मैरीटाइम पार्क के दरमियान अहम तस्वीराती इश्तराक का आगाज़ किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कहा, इस शराकत दारी का मकसद मुल्की सतह पर बगैर पायलट निज़ामों की तैयारी को फ़रोग़ देना है। तो जनाब, अब ये आपको बताते हैं कि जो तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं उनका क्या कहना है। तो ये हैं सादिया जावेद साहिबा, जिनका कहना है कि कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अच्छा जी, सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि तारीख में पहली बार कराची की बल्दियाती हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिली है। कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। एक और बयान में, इसी बयान में सादिया जावेद ने कहा कि पीपल्स पार्टी को बल्दियाती हुकूमत मिलने के बाद शहर में अमली काम शुरू हुआ। अब उन्होंने कहा, भाई मैं पूछती हूँ कि अपने दौरे हुकूमत में बारिश पर शहर जो है वो बंद करने वाले आज किस मुँह से बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान ने मजीद कहा कि मेयर हर वक्त शहर की खिदमत के लिए बल्दियाती इदारों के साथ सड़कों पर मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिंध खुसूसन कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं। उनका कहना था कि आवाम के मुस्तरद झूठे मैंडेट पर बैठे लोग अब झूठे इल्ज़ामात का कारोबार कर रहे हैं। तो ये जनाब कहा गया है सादिया जावेद की जानिब से। आगे बढ़ते हुए जल्दी से आपके साथ में जो है वो मौसम की खबर शेयर करते हैं। तो शहर कायद में गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें कमी आ गई है और मौसम बेहतर है और मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मरतूब है। शहर कायद में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर कायद में मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। ये जिस तरीके से मैंने कल भी आपको बताया था कि जो स्पेल है अब ये दोबारा से वापस आएगा और अभी ये स्पेल गया नहीं है, 5 जुलाई से वापस आएगा। सितंबर तक जो है ये स्पेल रहेगा। इसके अलावा जो है शहर में जुनूब मगरिब सिमत से 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि करेंसी रेट्स के हवाले से जो है ना आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि भाई करेंसी रेट बताएं ताकि हमें पता चले कि करेंसी रेट्स क्या हैं। तो आपके साथ में शेयर करते हैं करेंसी रेट्स। तो करेंसी रेट्स जो है वो आज क्या हैं, वो हैं जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं 190 पे, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर हैं 212 पे, फिर यूरो जो है वो 335 पे है, कुवैती दिनार जो है वो 931 पर है। एंड देन वी हैव यूके पाउंड जो है वो 394 पे है, सऊदी रियाल जो है वो 76 पे है, स्विस फ्रैंक जो है वो 338 पे हैं, US डॉलर इट्स 286। और अब चलते हैं हम सब्जियों के निरखों की जानिब, क्योंकि बताना आपको बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं और पूछते हैं कि भाई सब्जियों की जो निर्ख हैं, जो स्टैटिक रेट्स हैं कमिश्नर कराची के, वो क्या है। क्योंकि ग्रॉसरी करते टाइम आप ज़रूर पूछ लेते हैं और बता देते हैं कि ये रेट्स हैं। तो टमाटर गया है 52 पे और आलू है 46 पे, लहसुन आ गया है 230 पे, एंड वी हैव अदरक 575 एंड नाउ वी हैव गाजर 81। नेक्स्ट क्या है जी, तो रही है 58 पे। इसके बाद लौकी जो है वो 58 पर है, एंड वी हैव फूल गोभी 115 पर है, फिर खीरा जो है वो 58 पर है, उसके बाद भिंडी जो है वो 82 पर है, देन प्याज जो है वो 29 पर है, उसके बाद टमाटर जो है वो है 52 पर, एंड नाउ मी योर होस्ट। अच्छा जी, तो अब जिस तरीके से हम आपको बता रहे होते हैं ना कि मौसम का हाल, सब्जियों के बारे में, करेंसी रेट्स एंड ऑल दैट, इसी तरीके से कल जो है बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ट्रेन्स के लिए। ट्रेन्स की जो शेड्यूल थी वो उसकी भी ताख़ीर जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे हुई। उसके बाद बारिश के बाद जो निकाह से आपकी सूरत हाल थी, ऑल दो कि मेयर कराची बहुत एक्टिव रहे, ऑल दो कि सिंध गवर्नमेंट काम करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर कचरा, गंद, एक्सीडेंट, ट्रैफिक जैम, खड्डे, ये सारी सूरत हाल जो है ना वो जूं की तूं है। जो कराची का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, और हमारी दुआ ये है कि ख़त्म हो जाए ये प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जो कराची हाइट्स है ना, अभी आज ही आपके साथ में खबर शेयर की है कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। कराची सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स पे कर रहा है, उसके बावजूद भी हमें रिलीफ नहीं मिलता। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, हमें ज्वाइन करेंगे एक ज़बरदस्त से गेस्ट। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और आज तो हमने आपको ये भी बताना है कि पिकनिक पर अगर आप जाते हैं तो आपका दुश्मन कौन है, निगलेरिया है क्या, इस बारे में जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि कराची जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने में सबसे आगे है, और इस दफ़ा भी जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करके कराची नहीं दिया है। वहीं पर कराची में ही अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा भरमार है परेशानियों की, रिजर्वेशंस की, वो एक तरफ। उसके बाद अब जो ये वफाकी बजट है
वफाकी हुकूमत के बजट पर अब शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं। बजट में इंडस्ट्री की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं दी। FBR को पार देने से इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो जनाब, ये सारे जो रिजर्वेशंस हैं ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके हैं, और इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे शो पर मौजूद हैं फैसल मुईज़ साहब, जो कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं सर। सबसे पहले तो जहाँ से मसला शुरू होता है ना, वो यही है कि कराची के अवाम टैक्स भी पे करते हैं, फिर रेवेन्यू भी यहीं से जनरेट होता है, मसाइल भी इसी शहर में होते हैं, और अब जो ये बजट का इशू है जिसके ऊपर आप समेत कई सारे ऐसे इंडस्ट्री के लोग हैं, या इस तरह से जो आम आवाम भी हैं वो भी परेशान हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस आप देख लें, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, हज़ार इशूज़ हैं। कैसे चलेगी सर इंडस्ट्री? सर, आपने जब बात शुरू की हाँ। तो आपने उस बात में खुद ही ये बात बता दी कि कराची वो शहर है जो पूरा पाकिस्तान चलाता है जी। अच्छा, फिगर्स आपने दी नहीं। इस वक्त पूरे फेडरल का रेवेन्यू जो है वो कराची 68% पे करता है। राइट। सूबे का जितना रेवेन्यू, उसमें 90% का कंट्रीब्यूशन जो है वो सूबे के यानी कि रेवेन्यू में वो कराची है। कराची वो मेगा सिटी है जिससे आप जो है वो पाकिस्तान चलाते हैं। मेरा सिर्फ रीज़न ये यहाँ कहने का कि हम बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। देखें, कराची के लिए भी जो हालिया बजट है उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कराची के वो 15 अरब रुपए रखे। अच्छा, 15 अरब में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ नॉर्थ कराची और फेडरल भी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया देखें तो ये 2 इंडस्ट्रियल जोन, 60 इंडस्ट्रियल जोन है कराची के बड़े, उसमें से 2 इंडस्ट्रियल जोन है। 20 अरब के करीब जो है वो सालाना टैक्सेस की मद में प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को हम देते हैं। सही है ना। अब 2 इंडस्ट्रियल एरिया का बजट आपने पूरे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रख दिया। आप पूरा कराची शहर 15 अरब में बनाना चाहते हो। तो मैं आज आपके चैनल पर बैठ के बड़ी क्लियर बात करूँगा कि मुझे तो लगता है कि जो वफाक में लोग बैठे हुए हैं या सूबे में लोग बैठे हुए हैं वो कराची से मुखलिस नहीं है। कराची, देखें, कराची एक सोने की चिड़िया है पाकिस्तान के लिए। बेसिकली आपको पता है कि इस वक्त जितनी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, टोटल एक्सपोर्ट में कराची का हिस्सा 54% का है। यानी टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कराची इज कराची इज द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रीजन लाइक 54%, एंड द अदर थिंग कि 44% हमारी टेक्सटाइल की है जो हमारी एक्सपोर्ट है। अभी दूसरा रीज़न ये है कि पानी का एक बहुत बड़ा मसला जो आपके सामने चल रहा है। K4 के प्रोजेक्ट के लिए, जिस K4 के प्रोजेक्ट के लिए इस वक्त 40 अरब रुपए की ज़रूरत थी, उस आप हालिया बजट में उस 40 अरब रुपए की जगह 3 अरब रुपए जो है वफाकी गवर्नमेंट ने रखे। यानी इन्होंने मजाक किया है शहर के साथ। मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री इस वक्त पानी को तरस रही है, इंडस्ट्री इस वक्त गैस को तरस रही है। आप गैस की हालिया, अशरफ भाई तो हमेशा कवर करते हैं चीज़ों को। हमारी गैस की ये पोजीशन है कि जो गैस हम इंडिजिनस गैस 1100 रुपये पर MMBUT लेते थे, आज इंडस्ट्री वही गैस 4000 रुपये MMBUT ले रही है। सही। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई है हमारी कि हम अपने कॉम्पिटिटर जो हमारे साथ बैठे हैं, आप चाइना को देख लें, जो एक्सपोर्ट में हमारे कॉम्पिटिटर है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और उनका जो हम बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। सही। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। इस वक्त हमारी प्राइसेस इतनी हाई हो, देखिए इस वक्त जो हालिया सिचुएशन आपसे भी डिस्कशन हुआ कि अमेरिका बड़ा फेवर कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है और उसके अलावा जो हमारे ऑर्डर्स हम मीट नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ कॉस्टिंग की वजह से। अभी आपने खुद पेट्रोल की बात की, डीजल की बात की। हाँ। हमारा जितना रॉ मटेरियल है यान की सूरत में वो समझे पंजाब से आता है। हमारा वो रॉ मटेरियल जब यहाँ आता है, पहुँचते पहुँचते जो उसकी कॉस्ट है, आज ये डीजल इंक्रीज करने की वजह से वो सारा रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल का है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे इस मसले में। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो आपने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है, FBR का इशू। आज 37AA पे तमाम ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम ताजिर सनतकार सरापा एहतजाज हैं।
उनका मकसद सिर्फ इतना है कि ये, आप देखें ना, आप पूरी दुनिया में जाएं, जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी होती है, दे आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, बिकॉज दे आर अर्निंग फॉर योर कंट्री। आपके मुल्क के लिए वो अर्न करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आपका मुल्क चलाते हैं। आपने तो ऐसी औकात कर दी कि एक जूनियर क्लर्क टाइप का आदमी FBR से आएगा और अगर उसकी तहकीक किए बगैर अगर आप उसकी मर्जी का ब्राइब उसको नहीं देंगे तो ही कैन अरेस्ट यू ईजिली। और उसके बाद जो है ये बिज़नेस कम्युनिटी को किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा तो सिर्फ कहना ये है कि फील्ड मार्शल साहब जो हमारे से इस साल में उन्होंने 2 मुलाकातें की इंडस्ट्री से और सबसे, और उन्होंने यही बोला कि अपना पैसा अगर आपने कहीं बाहर लगाया है तो वो पाकिस्तान में लाएं और पाकिस्तान में लाके पाकिस्तान की मजबूती के लिए यहाँ बिजनेस शुरू करें। ये जो कानून पास किए जा रहे हैं, जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग तो बहुत दूर भाग जाएंगे। They are very happy to do business. सर चले ठीक है, ये आप लोगों के रिजर्वेशंस हैं, बहुत टाइम से आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ये बताएं अब करना क्या है, होगा क्या, किस तरह बात होगी? अब टेबल टॉक कर भी लेना, क्योंकि इशू ये है कि इस वजह से ओवरऑल एक तरक्की का पहिया रुका हुआ है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब लोग अगर सिर्फ रिजर्वेशंस में स्टक रहेंगे तो किस तरह से आगे चीजें चलेंगी? आप बैठे टेबल टॉक करें, उन्हें बताएं अपनी रिजर्वेशंस के भाई FBR के जो लोग हैं वो इस तरीके से करते हैं और ताजर बरादरी तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। समाओ कल भी हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, अशरफ भाई भी बैठे हुए थे, कि वो तो ये कहते हैं कि बैठे टेबल टॉक करें और जो मैटर है वो सॉल्व करें। टेबल टॉक कौन करेगा? ऑब्वियसली जो मुताल्लिका हुकाम कोई आपके साथ टेबल टॉक करेंगे। आप अपने सवाल में खुद ही जवाब तलाश करें। मैं ये बातें आपसे नहीं करता कि टेबल टॉक हो रही होती। बात ये है कि जो लोग इस मुल्क को चला रहे, जो हुकूमती बागदौड़ को संभाले हुए हैं, वो लोग आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, या अशरफ भाई बहुत ज़्यादा जानते हैं कि लेवी लगा दी गई। बिल्कुल सही। अच्छा, लेवी जो है, चाहे वो पेट्रोल पे लगी हो, चाहे वो गैस पे लगी हो, किसी चीज़ पे भी लेवी है। हम जब रेलेवेंट मिनिस्टर से बात करते हैं, जो एनर्जी मिनिस्टर है या अपना पेट्रोलियम मिनिस्टर है, तो उनका एक जवाब होता है IMF। ठीक है। मैंने एक बड़ा अजीब सा सजेशन है, शायद ये बात से लोगों को नागवार भी गुजरे। मैंने कहा कि आपको IMF से डायलॉग करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को उस थिंक टैंक में डालना पड़ेगा, जो जाके IMF से बात किया जाए कर सके और IMF से ये बोल सकें कि अगर तुम हमें बिज़नेस करने दोगे तो वी कैन पे यू बैक। सही है ना? नाउ द रीज़न इज़ दिस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि हमारा एक सजेशन सबसे पहले आपके चैनल के तवस्सुत से देता हूँ कि वो लोग जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू बिजनेसेस, they are doing their agriculture, construction business. Now I'm just telling you कि you have to put industrialists in that committee who can dialogue with IMF. Right. And they have figures and calculation. तो उस कैलकुलेशन पे बैठ के वो जब IMF से बात करेंगे तो बहुत सारे रिलीफ्स जो इस वक्त IMF देने को आपको तैयार नहीं है, तो लाजमी बात है कि आप अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो घरों में बैठ गए, कैसर बंगाली साहब हैं, इसके अलावा शवाक साहब हैं, इस तरह आप बिज़नेस कम्युनिटी से ज़ुबैर मोतीवाला साहब को ले लें, जावेद बिलवानी साहब हैं और मोहम्मद अली टब्बा एंड अदर्स आर देयर। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, यू हैव टू टेक पीपल फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज, एन इकोनॉमिस्ट, अ गुड इकोनॉमिस्ट, एंड दे कैन गो फॉर द डायलॉग विद दीज IMF पीपल, बिकॉज वी हैव टू रन आवर कंट्री, हैव देयर ओन इंटरेस्ट। सही। हमारा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करे, तो इस डायलॉग में हमें चलने की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा जो हम बहुत देर से बात कर रहे थे कराची की, जी, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त स्टार्ट। चले सर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी बात करते हैं, लेकिन शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही है कि कराची की तामीर और तरक्की और कराची में डेवलपमेंट, कराची में ताजिर बरादरी की खुशहाली, बाकी चीज़ों की खुशहाली से मुंसलिक है। बात सारी हो रही है कि अब डेडलॉक बरकरार है और टेबल टॉक कौन करेगा, ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? सर आप ज़रा थोड़ा सा बताएं, ये डेडलॉक अब कैसे ख़त्म होगा, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप है? देखिए, मैंने यहाँ एक ही आदमी से उम्मीद लगाई जी, दैट इज़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। ये डेडलॉक उसी वक्त ख़त्म होगा जो मैंने आपको बताया कि आप अच्छे इकोनॉमिस्ट, एक थिंक टैंक बनाए पाकिस्तान इंडस्ट्री चलाने का, जो लोग रिलेटेड लोग हैं, इसमें इकोनॉमिस्ट हो, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मिल के एक कमेटी उन रेलेवेंट मिनिस्टर्स के साथ बनाए जो डायलॉग करते हैं IMF से, फाइनेंस मिनिस्टर हो,
पेट्रोलियम मिनिस्टर हूँ, एनर्जी मिनिस्टर हूँ, हमने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे, जी। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लाजमी बात है, रेमिटेंसेस आएंगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, हमारा मुल्क का रिजर्व तगड़ा होगा तो हम तरक्की करेंगे, सही है। तो इसके लिए मेरा प्रपोजल ये है कि आप जो भी डायलॉग IMF से करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स को आप शामिल करें उस डायलॉग में, और उस डायलॉग में हम फिर बात करेंगे IMF से, ये सैंक्शंस है, ये सैंक्शंस है, आप अगर ये लगाते रहोगे हमारे ऊपर तो हम कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, इस कर्ज से निजात लेनी है। ये जो IMF या वर्ल्ड बैंक का कर्ज है हमारे ऊपर, इसकी निजात बहुत जरूरी है। मैं इस वक्त सिर्फ उन्हीं से गुजारिश आपके चैनल पे कर रहा हूँ, ही इज द ओनली गाय कैन डू इट। दिस इज द ऑप्शन। चले जी, ये अपील इंशाल्लाह उन तक पहुँच जाएगी और आपके मैटर जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। अशरफ भाई, आप बताएं कि क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि अब डेडलॉक तो बरकरार है और जाहिर सी बात है जब आपकी ताजिर बरादरी जो है वो फल फूल रही होती है तो बहुत सारे सम्राट उस शहर को भी मिलते हैं, वहाँ पे लोगों को भी मिल रहे होते हैं, ओवरऑल एक खुशहाली का समा होता है। लेकिन यहाँ पर तो रिजर्वेशंस जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे और दूसरी बात ये कि टेबल टॉक भी नहीं हो रही, तो ये किस तरह से मैटर रिजॉल्व हो? देखिए सब ये बताऊँ कि फेडरेशन और कराची चैम्बर, क्योंकि कराची चैम्बर 7 इंडस्ट्री जोन्स की ना एक लीड है जी। फिर फेडरेशन और इन दोनों के जो हेड हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इम्यूनिटी कमेटी की जो बजट की कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके लिए रिज़ाइन दिया कि उनसे बात ही नहीं कर रहे। देखें, अगर आपको IMF करना है तो आपके सामने, अब मैंने कहा था फाइनेंस बिल आ गया है, अब झटके लगना शुरू होंगे। आज पहली तारीख है सर जी, बिल्कुल 1 जुलाई। आपने पेट्रोल 10.5 मतलब डीजल 10.5 रुपये, पेट्रोल 8.5 रुपये। जब डीजल की प्राइस बढ़ती है ना तो आपकी पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट आती है। इसका मतलब एग्रीकल्चर इम्पैक्ट आएगा, आपका इंडस्ट्री इम्पैक्ट आएगा, गरीब आदमी पे इम्पैक्ट आएगा। आप जब फैसले ले रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? आप देखें इंटरनेशनल मार्केट, जब ईरान इसराइल वाला जो इशू था, जो आपका खाम तेल और आपके जो पेट्रोल डीजल की प्राइस वापस आ गई जो जहाँ पे थी 1 महीने पहले, अब कोई कंसर्न नहीं, कैटेगोरिकली आज मैं खबर भी दूंगा। लेकिन आपने क्या कहा है, लेवी लगा दिया आपने जो इसकी चार्जेस हैं वो बढ़ा दिया आपने। तो आवाम को वज़ीर आज़म ने अभी 2 दिन पहले खिताब किया कि हम रिलैक्स देने जा रहे हैं, रिलीफ देने जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप पर लीटर गरीब आदमी का सोचें, एक हमारे यहाँ जैसे बाइकर घूमता है, रोज़ का 1 लीटर पेट्रोल डाला, 8.5 रुपये की कॉस्ट डाल दिया आपने। आप उस गरीब आदमी का तो सोचे ना, आप अगर जा रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी पर डाल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो बताए ना आपको। सिंपल ये डेट इज कॉल्ड है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपने सेस टैक्स लगा दिया, आपने लेवी लगा दी, आपने जो चीज़ लगानी है आप लगा दें, तो इनडायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्ट टैक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स ये है कि इस वक्त मैं कैटेगोरिकली जब भी FBR को जो करता हूँ, जाके मिलता हूँ, बोलता हूँ मैं कितनी डबल टैक्सेशन दूंगा। फैसल मोईज साहब बैठे हुए, आप बताएं ना, अब मैं इनके पास नौकरी कर रहा होता तो एयरपोर्ट से सैलरी पर काट लेते। इसके बाद मेरी हर तरफ से मेरी आपकी जो टैक्सेस मैं पे करने, दुनिया में कहीं नहीं, अगर ये बैठे हुए इंडस्ट्री चला रहे हैं तो परसेंटेज वाइज देखें कितनी आप टैक्सेस गिनेंगे ना, ये 10 उंगलियां भी कम पड़ेंगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल 42 इतने टैक्सेस हैं कि दिमाग चकरा जाता है। 42 एजेंसीज आर यानी कि वो हंट करते हैं जाके इंडस्ट्री को। मैं आपको सही बात बताऊं, प्रोविंशियल टैक्सेस एंड लाइक फेडरल टैक्सेस, 42 एजेंसीज आर टारगेटिंग इंडस्ट्री। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि चले टैक्स हुकूमत को मिले ना जी, उसमें इतना ब्राइब है, उसमें इतनी करप्शन है उन डिपार्टमेंट्स में, आप उन पे ट्रस्ट कैसे करें? पता कैसे चले कि सही जगह पर जो है वो टैक्स टैक्स जा रहा है, क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा सर, कराची की जो ताजिर बरादरी है, जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनके बारे में हमारी जो आम आवाम है उनको इतना ओवरऑल नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। और अब जब कराची की ताजिर बरादरी जब तरक्की करती है तो उसके क्या समरात होते हैं, तो आज हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि अगर ये इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको अपने एरिया की मिसाल देता हूँ जी। सही है, इस वक्त हम फिलैंथ्रोपी के जो काम कर रहे हैं अपनी लेबर के लिए, मैं उससे शुरू करता हूँ। हमने नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के हर सेक्टर में फ्री कैंटीन्स बनाए। अच्छा, वो फ्री कैंटीन जैसे लेबर में कि एक लेबर की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। सही, हमने 20 रुपए का एक टोकन रखा है जो तमाम इंडस्ट्रीज जो है उसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। सही है, सही। उसमें रीज़न ये है कि 20 रुपए की जो रोटी है लेबर कैंटीन्स की, उसमें जो खाना मैं और आप घर पे खाते हैं, जो हफ्ते में 4 दिन गोश्त, 2 दिन सब्जी है, इस तरह, तो हमने वो सिस्टम बनाया। हमने एक नकाटी वेलफेयर क्लिनिक बनाया है।
सही। जिसमें हम अब 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहाँ MRI जो है आपका और सिटी स्कैन जो हज़ारों रुपए में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में होता है, 100 रुपए की पर्ची में नकाटी में जो लेबर काम करती है उसके बाद लेबर कार्ड है किसी इंडस्ट्री का। अच्छा। हाँ, उस इंडस्ट्री के लिए हमारे पास जो है वो MRI, सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट ये सब मौजूद है। सही। उसके अलावा अगर उसको कोई तकलीफ है या उसकी फैमिली को तकलीफ है तो हमारे पास 5 GP डॉक्टर्स हैं। अच्छा। और उसके अलावा 5 GP डॉक्टर्स के अलावा गायनी, उसकी वाइफ के लिए डेंटिस्ट्री, और उसके अलावा स्किन, और अब हम हार्ट का भी स्पेशलिस्ट वहाँ बैठ रहे हैं हमारे। तो हम 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, 50 रुपए की पर्ची में 10,000 की मेडिसिन फ्री। अच्छा, ये सारी फिलैंथ्रोपी जो है, अगर इंडस्ट्री चलेगी, मैं पैसा कमाऊंगा तो उस गरीब तक भी वो पैसा पहुंचेगा ना। तो इंडस्ट्री से बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई नहीं। आज जितने इदारे आपके सामने चल रहे हैं, चाहे आप किसी सिलानी की मिसाल ले ले, ED की ले ले, JDC की ले ले, ये सारी फिलैंथ्रोपी जो है ये इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं, ये सनतकार, ये बिजनेसमैन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात की कि ये जितनी भी फिलैंथ्रोपी हो रही है ये सब इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं, क्योंकि सर जो आम आवाम है ना उसके अपने इतने मसाइल हैं कि जब वो ये देखती है कि ताजिर बरादरी एहतजाज कर रही है, या आप लोगों के रिजर्वेशंस हैं, या आप लोग ये बात कर रहे हैं कि जी हमसे टेबल टॉक नहीं हो रही, डेडलॉक बरकरार है, तो उन लोगों के जहनों में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर ये फ्लोरिश करते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो शहर के ऊपर क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता, बहुत सारे लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा ताजिर बरादरी कमाते तो यही लोग हैं, पैसा भी इन्हीं के पास आता है, तो फिर ये टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे हैं, या टैक्स वालों से इनके क्या मसले चल रहे हैं, या FBR से इनके क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो आज आप इस बात को थोड़ा सा, अच्छा हुआ कि आपने एलिब्रेट किया। मजीद मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और बताएं FBR से रिलेटेड कि क्या इश्यूज फेस करती है ताजिर बरादरी, क्या चैलेंजेस होते हैं। देखिए मैं आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। सही। बेसिकली हमारी जड़ों में, हमारी रगों में इस तरह करप्शन घर कर गई है जी। इस वक्त जो गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले जाए, बड़ा ओपनली आई एम टेलिंग यू कि इतना ज़्यादा करप्शन हमारी रगों में घुस गया है। हमारी सिर्फ कंसर्न ये नहीं है टैक्स देने का, आप पोर्टल का निज़ाम बनाएं जैसे पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है, ऑनलाइन टैक्सेशन सारी चीज़ें, लेकिन आप जब एक जूनियर क्लर्क को ये इख्तियार दे देंगे कि वो मेरी फैक्ट्री में जाएगा और उसको अगर कोई चीज़ गलत नज़र आएगी तो वही मेरी लेबर के सामने, जो हज़ारों लेबर मेरी फैक्ट्री में काम करती है, मुझे वो अरेस्ट करेगा और मुझे ले जाएगा। ऐसा काला कानून तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं बना था। सही। तो मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कौन से वो अनासर हैं जो पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे कराची को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सही। एक तरफ हमारे आर्मी चीफ हमें ये कह रहे हैं कि ब्रिंग योर मनी इन पाकिस्तान, राइट, डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स यू। तो आज हम तैयार हैं, हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम ख़त्म करके हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान से एक हमारी मोहब्बत है। जितने इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी पाकिस्तान से एक लगाव है। अब जब पाकिस्तान से हमारा लगाव है तो हम एक कॉल पे अपने चीफ की वी वांट टू ब्रिंग आवर मनी बैक, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ, अच्छा उसमें हमने रिलीफ भी मांगा है। देखिए बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारी चीज़ों पे जब हम पैसा पार्क करेंगे, लाजमी बात है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज के हाथ में। हमने कहा एमनेस्टी दी जाए। देखिए आप दुबई की मिसाल ले लें, वो चले टैक्स फ्री जोन है या एक वो है या सिंगापुर की, इस एमनेस्टी से ही जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात ये हो रही है कि ताजिर बरादरी की जो रिजर्वेशंस हैं वो क्या हैं और किस तरह से रिजॉल्व होंगे। सर आप डिस्कशन कर रहे थे एमनेस्टी से रिलेटेड, आप वो डिस्कशन कंटिन्यू करें। जी, चीफ के साथ थे जी। तो हमारा बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि वी वांट आवर मनी बैक इन पाकिस्तान। लाजमी बात है कि पाकिस्तान, अच्छा देखें हमने ये कहा कि हमारा मनी अगर आर इन्वेस्टमेंट इज लाइक इन अदर कंट्रीज, वी वांट टू ब्रिंग इट बैक, तो उसमें कोई एमनेस्टी होनी चाहिए। देखिए हमें तो पाकिस्तान का सोचना है ना। आप पीछे दुबई चले जाएं, दुबई में आप किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट कर लें, आप कोई पैसा ले जाएं, उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करता। हमें तो इस वक्त अपने मुल्क का सोचना है। हमारी बात ये कि जितना इन्वेस्टमेंट वापस आएगा पाकिस्तान में उतना ही पाकिस्तान फ्लरिश करेगा। मेरा कहना ये है कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए
या उन थिंक टैंक्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो कोई और नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट है हमारा अपना मुल्क। हमने इसके लिए सोचना है, इसके लिए जो बेहतरी हम कर सकते हैं वो हमें करनी बहुत ज़रूरी है। अशरफ भाई, आप क्या इस पे ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि बात वही है ना कि अब मामला डेडलॉक का शिकार है, रिजर्वेशंस भी हैं, परेशानी भी है, क्योस भी है, आगे बात कैसे हो, मामला कैसे रिजॉल्व हों। फिर जिस तरीके से अभी जो है वो सर ने बताया कि जो FBR के जो कुछ लोग आते हैं उनकी जानिब से जो हैरेसमेंट का सिलसिला है वो बरकरार है, और फिर ट्रस्ट डेफिसिट है। कैसे ट्रस्ट किया जाए कि अगर टैक्स पे किया जा रहा है तो वो सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? देखिए सब इसका पूरा सिस्टम को आपको डिजिटलाइज करना होगा, जिसमें आपको ये बताए जितने भी माहिरीन हैं, और मैं बताऊं इवन के एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी जो रिपोर्ट आती है वो क्या कहते हैं कि एवरी इनकम शुड बी टैक्स। राइट। अब हमारे यहाँ क्या है कि मैं दे रहा हूँ, ये इंडस्ट्री ये दे रहा है, अब मैं और ये दे रहा हूँ, मुझे चोर बोलेंगे ना तो मुझे भी बुरा लगेगा। अब जो नहीं दे रहा है आप उनको पकड़ें। अब मैं बताऊं इन्होंने क्या किया था, बैंक्स के ऊपर विड्रॉ पे, कैश विड्रॉ पे, नॉन फाइलर और फाइलर दुनिया में कोई नहीं है पाकिस्तान में। जो चीज़ दुनिया में नहीं होती वो पाकिस्तान में नॉन फाइलर पे इन्होंने, ये तो खास बात है ना। तो लाख रुपए अगर निकालता है ना तो 600 रुपये उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था। फिर डाटा दिया इन्होंने, हमारे पास भाई 2.5 करोड़ लोगों का डाटा आ गया है कि जिन्होंने नॉन फाइलर हैं, और 2.5 करोड़ लोगों ने इतनी अमाउंट निकाली है। यानी इट्स मीन के उनके पास वर्दी हैं, यानी वेल्थ है, दौलत है, मगर वो टैक्स नहीं दे रहे। तो वो 2.5 करोड़ का जो डाटा है, जो आप जगह यूं ले लेके घूम रहे हो पर्चा, तो आप उनके ऊपर टैक्स नेट में लाओ ना उसको, बाय हुक और बाय क्रूक। इस वक्त जो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न, जैसे मैं और आप ये सब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इस वक्त आपका मैक्सिमम गया है 24 करोड़ की आबादी में आपका 60 लाख भी नहीं है। 24 करोड़ की आबादी में कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? 60 लाख से भी कम। अब इसको अगर ऊपर लेके जाना है ना आपको, तो उसको क्या करना है कि जो डाटा 2.5 करोड़ का है ना, जो आपका नॉन फाइलर है, जैसे वो प्रॉपर्टी में या आरती है, आप यकीन करें कि जो एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काश्तकारों पे लगा दो, मैं ये बोल रहा हूँ जो बड़े बड़े लोग जमींदार बन के असेंबली में बैठे हुए हैं, जरा उन पे तो हाथ रखें। आप देखें चीखें कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कौमी असेंबली से, सूबाई असेंबली से निकलेगी, ये सारे बैठे हुए आपको, मतलब सारे गरीब बैठे हुए हैं, आपको पता है 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, गरीब लोग हैं ना। अब इनके ऊपर इनकी आमदनी पे लगाएं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कोई नहीं, आपकी जो सालाना आमदनी है ना, जरी एग्रीकल्चर इनकम, वो आप एक मिनिमम रख दें, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये भी तो देते हैं ना। तो आप उस पर लगाएं, उसके ऊपर आप टैक्स लें, हैवी टैक्सेस लें, क्योंकि वो क्या करता है, ज़मीन से कह रहा है, ज़मीन से एग्रीकल्चर इनकम है, नो टैक्स, सूबाई मामला है। अब मसला ये है कि जब मैं दे रहा हूँ मेरी सैलरी पे ह्यूज टैक्सेस हैं, जो कि पूरी दुनिया ने बोला, IMF ने बोला कि सैलरी पर्सन बहुत टैक्सेस हैं, इसको कम करो। वो फिर उसको टोपी घुमा के उन्होंने फिर लगा दिया। अब मेन ये है कि अब मैं एक तरफ से मुझे रिलैक्स दे रहे हैं, तो मुझे पर लेवी लगा रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ा रहे हैं, फिर बिजली के ऊपर टैक्सेस। अब गैस के ऊपर देखें, गैस पे क्या कहा कि भाई हमने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, बिजली के लिए जो गैस इस्तेमाल उसके रेट बढ़ाए, आवाम के ऊपर नहीं। अब आवाम पे क्या किया है, अब क्या कहानी की है कि अगर गैस के रेट आप बढ़ा देते ना आवाम पे, मुझे नहीं दर्द करता, मैं बोल रहा हूँ अभी भी बढ़ा दें आप। आपने क्या किया, फिक्स चार्जेस, दुनिया में जो कहीं नहीं है, मुझे गैस आए या नहीं आए, पहले मैं दे रहा था ये मतलब 30 जून से पहले आपको दे रहा है 400 रुपये फिक्स चार्जेस। एक मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं फिक्स चार्ज, गैस आए नहीं है, 400 रुपये देने, उसको बढ़ा के महीना पता है कितना कर दिया, 600 रुपये प्रोटेक्टेड, 200 रुपये महीना, और साल का कितना हो गया, 12 महीने होते हैं, 2400 रुपये ले रहे हैं, बंद, गैस आए नहीं आए आपको देने हैं। हाँ, ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब आपका घर जहाँ पे इलाके में काम हो रहा है, नॉर्थ कराची की साइड पे, वहाँ पे क्या हुआ, सुई सतन गैस ने पाइपलाइन डाल दी, मेन लाइन से कनेक्ट नहीं किया, खोद के पूरे कराची को, आधे कराची को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। बारिश हुई वो मसला, अब उन्होंने टाउन को पैसे दे दिए, अब मेयर साहब उन पे लगा रहे हैं, वो उन पे लगा रहे हैं। मेन ये कि भाई काम करके दो ना, अरबों रुपए आपको मिल गए सुई गैस से। अब ये है कि वहाँ पे जो गैस नहीं आ रही ना, अब आपके घर में जो बिल आ रहा होगा, आप सामने बैठी ऑन स्क्रीन आप बता सकती हैं कि कब से काम हो रहा है, गैस नहीं आ रही है, लेकिन बिल आप फिक्स चार्जेस दे रहे हैं। दुनिया में कहीं है, मैं बताऊं, मेरी मतलब बहनें, जैसे मैं बताया कि जो बाहर हैं या मेरे दोस्त हैं बाहर, इवन कि कनाडा हो, दुबई हो, आपका अगर आप बंद करके जा रहे हैं ना, तो कंप्यूटराइज है, ठक बंद। अब आप कह रहे हो कि 30 दिन के बाद मैं आऊंगा, उसके बाद चार्जेस होंगे, म्युनिसिपल चार्जेस, गैस चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब यहाँ पे क्या है, आप हो या नहीं हो, आपको चार्जेस देने, मतलब ये वाहिद मुल्क है कि आप कोई चीज दुनिया में आप सू कर सकते हैं।
कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर राइट है। और यहाँ पे क्या है कि भाई आप जाके बोलोगे भाई मैं तो गैस ही नहीं आ रही, लाइन ही नहीं है, कहते हैं भाई आपको तो फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। आपका घर इस जगह पर है इसलिए आपको पाकिस्तान में आपका घर है, आपका कसूर है कि आपने यहाँ अपना घर बनाया है, आप पाकिस्तानी हो, ये आपका कसूर है। और ये जो इदारे हैं सुई सदर्न गैस या सुई नॉर्दर्न गैस, ये कह रहे हैं कि हमारे जो इतने 15,000 लोग हैं उनकी तनख्वाहें देनी है, आपको पैसे देने, दुनिया में कहीं नहीं होता है। अब ये बैठे हुए आप इनसे पूछे ना कि आपके जो गैस नहीं आती है प्रेशर होता है, अब प्रेशर आ नहीं रहा, बोले इंडस्ट्री चलाओ। सही, चले जी, ये मसाइल जो हैं, इन मसाइल का हल, अल्लाह करे कि इन मसाइल का हल निकल आए और ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो, आगे बातचीत जो है वो बढ़े। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का बहुत शुक्रिया। फैसल भाई आप हमारे शो पे आए, बहुत शुक्रिया। अशरफ भाई हमारे शो पर आए। हेडलाइंस ब्रेक है जी, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बात। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम निग्लेरिया से रिलेटेड। और निग्लेरिया जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, या यूँ कह लें कि लोग बहुत ज़्यादा आजकल पिकनिक की तरफ जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से अपनी एक्टिविटी रखे हुए हैं, क्योंकि ये जून जुलाई है, छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो इन दिनों में जाते हैं और पिकनिक की तरफ जाते हैं। ऑल दो के समंदर के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, अपनी जानों से भी चले जाते हैं। और अगर वहाँ पर लहरों की वजह से उनको इफ़ेक्ट ना हो तो फिर समहाउ ये होता है कि तालाबों में, साकिन पानी में ये जो निग्लेरिया है ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि निग्लेरिया क्या है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो पीडियाट्रिक हैं डॉक्टर, जो डॉक्टर गुफरान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो निग्लेरिया है ये बेसिकली क्या है और किस तरीके से ये फैलता है, किस तरीके से ये दिमाग तक जाता है? देखिए ये एक पैरासाइट है ना, एक वन सेलुलर अमीबा इसको कहते हैं, अमीबा। तो निग्लेरिया अमीबा, तो ये जो है हॉट जो वेदर्स हैं, स्पेशली ये मानसून, और इसमें ये जो है जितने आपके जो नीट एंड क्लीन वाटर्स होते हैं उसमें ये खुद से पैदा हो जाता है। सही। और ये यूजुअली जो है नाक के ज़रिए आपके ब्रेन में दाखिल होता है। सही। और फिर वहाँ जाके ये जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और जो है इंसेफेलाइटिस करवा देता है। सही। तो वो इंसेफेलाइटिस की वजह से जो होता है कि आपका ब्रेन जो है वो डैमेज होना शुरू होता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सूजन आने लगती है। और सर्वाइविंग रेट इसमें तकरीबन बहुत कम है, 97% लोग डाई हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। अच्छा, इसका सर्वाइवल रेट, यानी जो निग्लेरिया है इसका सर्वाइवल रेट कम क्यों है? क्या अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए, किसी को पता चल जाए अर्ली कि उसको निग्लेरिया है, तो क्या बचा जा सकता है? और इसके लिए क्या टेस्ट होते हैं, क्या तशखीस होती है? देखिए 2 से 10 दिन में इसकी सिम्टम्स आ जाती हैं, समटाइम और महीने भी कभी आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये पैरासाइट है, नाक के ज़रिए आपके ब्रेन सेल्स में पहुंच जाता है। ब्रेन के अंदर वंस इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो वहाँ आपकी जो भी मेडिकेशन, स्पेशली जो मेट्रोनाइट्रोजोल है, सिरप ऑफ चॉइस है इसको मारने के लिए, वो ब्रेन तक जब एक इन्फेक्शन हो जाए तो वो अच्छा खासा डैमेज कर चुका होता है, तो वो फिर एंटीबॉडीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। देखिए यूएसए में तकरीबन 1968 में तकरीबन 135 लोगों को हुआ, उसमें से 3 लोग से सर्वाइव कर सके। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, रेयर है, बहुत रेयर है, ये नहीं कि बहुत कॉमनली होता है। तो इसको आप बच सकते हैं, इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इसका हल ये है कि जब आप पिकनिक पे आजकल जा रहे हैं, क्योंकि मौसम है, तो ये मेरे व्यूवर्स के लिए जितने भी देख रहे हैं, तो आप ऐसे जहाँ फार्म हाउस या ऐसे पूल्स में जाइए जहाँ क्लोरीन अच्छी मकदार में हो, क्योंकि क्लोरीन जहाँ होगी तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर ऐसा वाटर जो देखने में तो बहुत साफ़ है लेकिन उसमें क्लोरीन नहीं है तो चांसेस हैं कि उसके अंदर वो नाक के थ्रू, फिर अगर आप एहतियात करना चाह रहे हैं तो अपनी नाक को बिंच कर लें। हाँ बिल्कुल, नोज क्लिप्स जो होते हैं वो आप लगा सकते हैं और फिर आप जो है पानी में जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं और स्पेशली जब आप तालाबों की तरफ जा रहे होते हैं या फिर ऐसा पानी जो कि साकिन पानी है, जो कि गंदा है, जिसके अंदर क्लोरीन नहीं है, तो उसमें जब आप डाइव करते हैं या उसमें आप जब स्विमिंग कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऐसी जगहों पर जाते हैं पिकनिक के लिए, पिकनिक पॉइंट्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ फार्म हाउसेज़ हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल भी होते हैं, तो उसमें जब आप ये डाइव करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये हॉट वाटर के अंदर भी होता है। अच्छा सर, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि जब स्विमिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि भाई नोज क्लिप्स लगा लें एंड ऑल दैट, फिर भी क्या एहतियात करनी चाहिए? आप अपना सर को ऊपर रखें, सही, ठीक है,
और स्विम करें। और जब अगर आपने डाइव करना है और आप उसमें डुबकी लगानी है अंदर, तो आप नाक को बंद कर लें, पिंच कर लें, हाथ से कर लें, क्लिप है तो क्लिप लगा लें। तो यही इसकी प्रिवेंशन है। और सबसे अहम ये है कि आप उस पूल पे जाएं कि जहाँ पर क्लोरीन उसमें डला हुआ हो। कंफर्म करें आप जाने से पहले फॉर्म। आजकल देखें लाइन लगी हुई है, इवन ये कि मेरी फैमिली भी बस अब तैयार है कि अब हम अभी होके भी आएँ, तो आप पहले कंफर्म करें कि जो पूल है ये आया मेंटेन्ड है या नहीं है। हाँ। अगर ये मेंटेन्ड है तो आप जाइए और जाके फिर ज़ाहिर है आपने एंजॉय तो करना है ना। तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। जो लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा पिकनिक पे जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, वापस आते हैं, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को फ्लू हो रहा होता है, किसी को मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको कि जब वो पिकनिक पर जा रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें साथ रख के लेके जाएं और क्या करें और क्या ना करें। चले करें तो वो जो एंजॉय करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किन चीज़ों से अवॉइड देखिए, एक तो ये कि ये तो ह्यूमन नेचर है कि वो चाहेगा कि जब उसकी वेकेशंस हों, बच्चे हैं तो वो चाहेंगे कहीं घूमना जाएं। आप रोक तो नहीं सकते उनके। लोग तो एडवेंचर के भी मूड में होते हैं। पता देखें अभी आपके सामने सवात में क्या हुआ, बिल्कुल कितना बड़ा वाक़या है, गैर मामूली वाक़या है, बिल्कुल दिल दहला देने वाला वाक़या तो है। अब लोग तो जाते हैं, लोग तो जाएंगे भी, तो बस ये एहतियात। अब जो सीनियर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, तो उनको चाहिए कि एक तो बच्चों खासतौर पे बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनको लगने की बीमारी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें भी यही है कि एरिया है कि बच्चों में बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है। तो उसमें बस आपको एहतियात करनी है, बच्चों को गाइड करना है, उनको सुपरवाइज़ करना है। पानी उनके पेट में ना जाए, पूल का पानी वो जाएगा तो ज़ाहिर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरसेस भी मौजूद हैं। फिर क्लाइमेट जब आपका चेंज होता है, आप जा रहे हैं दूसरे क्लाइमेट में जा रहे हैं, तो उसमें बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं रहता, तो उससे आपको जो है एलर्जी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब बस एहतियात, उसमें हाइड्रेट रखें अपने आप को सबसे ज़्यादा। पानी नीट एंड क्लीन पानी अपना लेके जाएं, वहाँ टैप वाटर ना लें, अपना पानी लेके जाएं। और वहाँ के जो लोग पानी प्रोवाइड करें वो पानी इस्तेमाल लेकर आएं। जो आपकी जो फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, घर का बना हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा फूड लेके जाएं ताकि और वही खाएं। अच्छा। और बाहर का जो जंक फूड है या बाहर से जो मिल रहा है वो ना लेके जाएं, क्योंकि गर्मी जब होती है तो उसके अंदर बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो आप चेक करें खाने से पहले। आप लेके गए, सुबह लेके गए खाना पका के, आप शाम तक आपने नहीं खाया, देखा उसमें से स्मेल आ रही तो ना खाएं, सही। आप नया फ्रेश मंगवा लें। बिल्कुल। वो होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह से खाने लेकर जाते हैं और फिर वो उनको प्रिजर्व भी वो सही नहीं हो पाते, फिर उनके पास उस तरह से अरेंजमेंट भी नहीं होते, फिर वो वहाँ पर उसमें से स्मेल आ रही होती है, तो वो फिर वो क्या करते हैं कि यूजुअली वो बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर, उस टाइम भूख का टाइम होता है, कहते हैं चलो जी कुछ नहीं होता खा लें। तो आपने फ्रेश फूड जब भी आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो ये आप अपने जो है ना SOP मेंटेन करके जाएं कि आपने फ्रेश फूड अपने साथ लेके जाना है। जो भी आप फूड लेके जाते हैं, अगर आप रास्ते से कुछ लेना चाहते हैं तो रास्ते से ले लें। इसके अलावा डेफिनेटली आपके पास आइस बॉक्सेस होने चाहिए कि जब आप जाएं तो आपके पास आइस बॉक्स हो, ताकि उसके अंदर आप जो भी चीज़ अगर सेव करना चाहते हैं तो वो सेव कर दें। इसके अलावा आप फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो अपना ज़रूर साथ लेके जाएं, चाहे छोटे बच्चे जा रहे हैं या बड़े लोग जा रहे हैं। सन ब्लॉक लेकर जाएं। सर बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, एयर से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है कि वो जो मिट्टी वाली हवा चल रही होती है एंड ऑल दैट, तो आप अपने इनहेलर भी साथ लेकर जाएं। मजीद आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, मजीद क्या बताना चाहेंगे? प्रिवेंशन जो है इट इज बेटर देन क्योर। यस। अब प्रिवेंशन, एलर्जी इट इज नॉट डिजीज, इट इज रिस्पांस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द एलर्जन। ये बीमारी तो है ही नहीं ना, बिल्कुल, ये तो रिस्पांस है बॉडी का। सही। तो अब वो आप बचें एलर्जन से बचने। आप उसके लिए मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मास्क लेके जाएं, जी। आप अपने गूगल्स लेके जाएं, आप सन ब्लॉक लेके जाएं अपना, ताकि अगर बहुत ज़्यादा तेज है तो उससे आपकी स्किन खराब हो सकती है। तो ये तमाम प्रिवेंशन है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हो जाता है। अभी मेरे पास एक बच्ची एडमिट है, वो लोग ये फार्म हाउस गए थे, वो बच्ची में ख्याल है 1 साल 1.5-2 साल की बच्ची है, वो एस्पिरेट कर लिया उसने पानी को, और वो अभी नमूनिया के साथ मेरे पास PICU के अंदर एडमिटेड है। अब ये अंदाज़ा लगा है कि वो बच्ची को लोगों ने केयर ही नहीं किया, पानी में लेके चले गए, अब वो सारा पानी उसके फेफड़ों में चला गया था। छोटा बच्चा है, वो क्रिटिकल कंडीशन में, इतना रिस्पिरेशन उसका बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत एहतियात बच्चों पे खास नजर रखनी है। पिकनिक पे समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं पानी की तरफ या बीचेस के ऊपर, और कोई चीज़ उनको काट लेती है या कुछ उनको कोई चीज़ हार्मफुल हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, हम लोग भी जाते थे, पता नहीं पैर में और जेलीफिश वगैरह बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। उसके लिए इंस्टेंट क्या करना चाहिए फिर?
आप एंटी एलर्जी रखें अपने साथ। अच्छा। अगर रख सकते हैं तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज है ऑइंटमेंट या कोई ताकि वो उस टाइम पर लोकली तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अच्छा। सिस्टम में चला जाता है ना। अगर Okay. सपोज उसने बाइट किया है तो वो ब्लड वो में चला blood गया में तो चला फिर उसके इफेक्ट आते हैं, बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, मतलब कोई भी तो अब उसके लिए आप पेन किलर रख लें, वाला है ब्रोफेन है, सही। ये रख लें। एंटी एलर्जी मिल जाती है, वो आप खा सकते हैं। सही। कोई भी एंटी एलर्जी क्योंकि सुपरफिशियली भी ये फील हो रहा होता है ना कि शायद पेन हो रहा है अगर या वो लोकली swelling हो है रही तो उसके हाँ। लिए आप जो है कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह लगा कोई सकते भी हैं। ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। सही, चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे मजीद इसके ऊपर बात। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है निगलेरिया से रिलेटेड, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस हवाले से आए दिन ये खबर सामने आती है कि निगलेरिया से मुतासरा शख्स जो है उसका इंतकाल हो गया। लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते कि अगर वो कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो उनको एहतियात करनी चाहिए और जिस सराउंडिंग में वो मौजूद हैं, जिस तालाब में वो मौजूद हैं, जिस जगह वो स्विमिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट वो ये चेक कर लें कि वो तालाब, वो जगह साफ़ है या नहीं है, क्योंकि इसकी जो है वो क्लीनिंग टेस्ट भी होते हैं और इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप जा रहे हैं तो वो जगह आप पता कर लें कि वो साफ़ सुथरी है या नहीं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि निगलेरिया कैसे लगता है, फैलता है, या एकदम स्विमिंग करते टाइम ही ये आपको लग सकता है अगर पानी साफ़ ना हो तो? सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। निगलेरिया जो है सबसे पहले एक पैरासाइट है, हमें पता होना चाहिए, जो कि गंदे पानी में फैलता है, उसी में प्रोपगेट करता है। हमने सबने किताबों में भी पढ़ा है और आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जितने तालाब हैं जिसमें अगर स्विमिंग पूल्स हैं, फार्म्स के अंदर जो पूल्स होते हैं जो ज़्यादातर इतने एक्टिवली यूज़ नहीं होते, लेकिन गर्मियों के सीज़न में लोग जाते हैं और उनको यूज़ करते हैं उन पूल्स को, तो जिन पूल्स के अंदर क्लोरीनेशन नहीं सही से होती और जिन पूल्स के अंदर सफाई रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये उन जगहों पे प्रोपगेट करते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में जब सीज़न बहुत गर्म होता है। तो ये बैक्टीरिया, ये जितना भी पैरासाइट है, ये उस पानी के अंदर जितना भी डेब्रिस, जितना भी बैक्टीरिया है उसको खाता है और उस पर ग्रो करता है। राइट। ये तो एक हो गया आपका क्लियर कट रीज़न। बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली जो हमने देखा है वो ये भी देखा है कि तालाब में नहाने की हिस्ट्री के बगैर भी लोग आ रहे हैं जिनको इन्फेक्शन हो रहा है। सही। और वो वहाँ से होता है जो कि आपके टैप वाटर ही है, लेकिन टैंक्स के अंदर आपकी स्टोर्ड वाटर है। स्टोर्ड वाटर है, राइट। तो जो हमारी वाटर टैंक्स हैं, हम लोग देखते हैं कि हम बहुत पर्टिकुलर नहीं होते उनको क्लीन करने के लिए, उनको वॉश करने के लिए ऑन द रेगुलर बेसिस पे, और वहाँ पे जितनी मट्टी सिल्ट जमा होती है उसके अंदर डेब्री जो होती है उसके अंदर ये पैरासाइट जो है ग्रो करता है। सही। तो एक तो ये है। दूसरा, चाहे वो घर की ओवरहेड टैंक्स हों या फिर वो मस्जिद की ओवरहेड टैंक्स हों, क्योंकि मसाजिद में अक्सर हमारे जितने भी लोग जाते हैं वो वज़ू करते वक्त नाक में पानी लेते हैं, और ये आपको पता है कि पैरासाइट नाक के ज़रिए से ब्रेन तक जाता है। सही। तो मेरी एडवाइस यही है कि सब लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी जितनी भी ओवरहेड टैंक्स हैं, ख़ास तौर पे समर डेज़ के पहले, यानी कि फरवरी मार्च में आते ही अपनी ओवरहेड टैंक्स को क्लीन करवाएं, वॉश करवाएं, सारी मट्टी वहाँ से निकलवा के फ्रेश वाटर सप्लाई करें। सही, बिल्कुल। और ऑब्वियसली आगे जो जी एसओपीज़ होती हैं। अच्छा मैम, ये जिस तरीके से आपने ये कहा ना कि ओवरहेड टैंक साफ़ करने चाहिए, जहाँ पर पानी साकिन हो वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी दिनों से चेंज नहीं होता पानी, और जिन जगहों पर रेगुलर पूल्स के अंदर या फिर जिन जगहों पर सफाई नहीं होती वहाँ पर जाके स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, या जो भी आपका पिकनिक से रिलेटेड जो है वो चीज़ें होती हैं। इसमें जो बहता हुआ पानी होता है, यानी जो बीच का पानी है, समंदर है, वो साफ़ होता है? जी, बीच का पानी और समंदर का पानी जो है जो मूविंग वाटर है, हाँ, वो बिल्कुल, क्योंकि वो बहता हुआ पानी काइंड ऑफ लाइक यू नो कि वो कहते हैं कि वो साफ़ होता है बहता हुआ पानी। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। ये बताएं कि अब कोई गया है पूल में, अब उसको खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, निगलेरिया लग गया या हो गया, क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम होते हैं टू जज दैट, और फ़ौरन से किस तरह से जाना चाहिए ऐसे पेशेंट को या ऐसे शख्स को जिसको शक हो कि भाई मैं पूल पे गया था और मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ हो गया है, तो कैसे वो निगलेरिया का टेस्ट करें और फ़ौरन से किस तरह इलाज शुरू करें? सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि निगलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं टू स्टार्ट ऑफ।
तो बॉडी एक होना, फीवर हो जाना, नज़ला ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स शुरू में होते हैं, और फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, जिसका मतलब है कि बुखार बहुत तेज़ हो जाएगा। और बुखार बहुत तेज़ होने के साथ साथ ऐसा होता है कि मरीज़ जो है अपनी कॉन्शियस लेवल से थोड़ा सा डिल्यूडेड हो जाता है, डिलूजनल होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे साइंस आते हैं तो फौरी तौर पे, बल्कि उससे भी पहले, जैसे ही फीवर और अगर हिस्ट्री है कि वो आए, तो जब तेज़ बुखार जो नहीं टूट रहा हो, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फ़ौरन हिस्ट्री बतानी चाहिए। और उस हिसाब से जब ये आप हिस्ट्री बताते हैं कि बच्चे ने तालाब में नहाया है या फिर किसी ऐसी स्विमिंग पूल को यूज़ किया है जिसके अंदर क्लेंडनेस का इशू था, तो वो फ़ौरन बताएं डॉक्टर को, ताकि उनका अंदाज़ा उस तरफ जाए और वो डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर टेस्ट। सही। अच्छा, ये जो निग्लेरिया के पेशेंट होते हैं, इनको 1-2 घंटे में ही साइन एंड सिम्टम्स नहीं, 1-2 घंटे नहीं लगते, इसके अंदर टाइम लगता है। कम से कम 3 से 4 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं, वो 5 दिन तक का भी हो सकता है। सही। तो इट टेक्स टाइम। जी। ये ट्रीटेबल है? अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई मोर्टेलिटी है। ट्रीटमेंट अगर बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाए तो थोड़ी सी वो होती है। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको जो है ना, पहले अपने आप को वो सारी तदाबीर करनी चाहिए जिससे आप डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकें, कर सकें। सही। अच्छा मैम, अब यूजुअली ये होता है ना कि लोगों का, अब जैसे कि जब आप नाक में पानी डाल रहे होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि लोग जिस तरह से नाक में पानी डालते हैं तो वो एकदम से डालते हैं ताकि वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है, उसको टच करता है। एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि चले अगर वो क्लोरिनेटेड वाटर है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो ये बड़ा डेंजरस है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपका ओवरहेड टैंक है जो आप जहाँ से यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ है या नहीं है, या वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो थोड़ा सा ये बताएं ये कितना ख़तरनाक होता है और कितना जल्दी एक्टिव रिएक्ट करता है। क्योंकि जब लोगों को निग्लेरिया के बारे में बताओ ना तो वो ये कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी हैं, नहीं कुछ नहीं होता, वो नाक ने आपने ऐसे सिनक लेना है तो कुछ नहीं होगा, वो बस आप ऐसे कर लें पानी ऊपर तक नहीं जाता। क्या थोड़ा सा ये प्रोसेस बताएं कि किस तरह से वो जाता है और ब्रेन तक पहुंच जाता है? आप इनहेल करते हैं, पानी को नाक में लेते हैं और ऊपर तक लेके जाते हैं, अगर उस पानी में ये वाला पैरासाइट है, निग्लेरिया है, तो वो आपके जो म्यूकोस लाइनिंग्स हैं उस पर स्टिक कर जाता है। राइट। अब वहाँ से स्टिक होने का डिपेंड करता है कि आपने जो पानी लिया उसके अंदर पोल्यूशन कितनी है। पोल्यूशन एक ही था या 3 थे 4 थे, जितना ज़्यादा होगा उतना इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होगा। सही। अब अगर आपका एक भी पैरासाइट ऊपर चला गया है, वो वहाँ से क्रॉल करता है और आपके जो बोन्स हैं, आपकी जो इन बिटवीन लाइनिंग्स हैं, उसके क्रेविसेस होते हैं, वहाँ से वो ट्रैवल करके एक बोन होती है जिसको हम क्रिप्रीफॉर्म बोन कहते हैं, जो कि बहुत ही पतली बोन होती है और उसके अंदर क्रेविसेस, उसके थ्रू वो ट्रिवर्स करके जाता है और वो ब्रेन तक पहुंचता है। तो उस ब्रेन से बीच में जो बोन का डिस्टेंस है, दैट टेक्स टाइम फॉर इट टू रीच टू योर ब्रेन। इस वजह से करके आपको जो इंक्यूबेशन ब्रेन को जाता है। सही। हाँ। तो हम जो इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम देते हैं वो टाइम है जो इसको लगता है आपके बोन और आपके म्यूकोजल लाइनिंग्स और कवरिंग को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचने के लिए। ब्रेन के अंदर भी आपकी मेनिंजियल लाइनिंग्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, फिर उसको इनगल्फ करते हुए आगे वो मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस करता है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ पे ट्रैवल करता है तो फिर वो मेनिंजाइटिस होता है, फिर वो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, आपकी जो है सारी, तो वो सारे इन्फ्लेमेशन जो मैं आपको बता रही थी, फीवर होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, वो आपकी इम्यून बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है टुवर्ड्स इट, एंड दैट इज़ व्हाई इट हैपेंस। अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाए तो ट्रीटेबल है? देखिए, अभी तक रिपोर्टेड केसेस अर्ली डिटेक्शन वाले बहुत कम हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली केसेस जब आते हैं तो बहुत लेट आते हैं। तो जो ट्रीटेबल जिसे हम कह सकें वो पॉसिबल नहीं है कि हम कह सकें कि जी आप जितना, यस हम यही कहेंगे जितना अर्ली आएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम एंटीबायोटिक शुरू करें। केसेस आ रहे हैं इस तरह के? अभी तक हमने 4 केसेस इस साल में जो है रिपोर्ट कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑल 4 ऑफ देम had a high mortality, तो दे ऑल उन सब की इंतकाल हो गया। लेकिन ये कि जितना अर्ली आप डिटेक्ट करें, बल्कि उससे बेहतर है कि आप प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज द की टू इट। सही। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट होगी टू द गवर्नमेंट कि जो हमारा जितना वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसकी क्लोरिनेशन का जो अमल है वो बहुत महंगा नहीं है, ये बहुत चीप और सस्ता अमल है। एक आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लोरीन मेंटेन करनी होती है। सर्टेन लेवल ऑफ क्लोरीन जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। चलें जी, शो का टाइम डॉक्टर साहब जो है वो एंड अप हो गया। बहुत शुक्रिया
डॉक्टर गुफरान साहब हमारे शो पर आए, मैम इरम हमारे शो पर आई। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना है आपने हमारी सोशल साइट पर, और ऐसे ही देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लोरीन जो है वेलकम बैक। और जनाब क्या होता है कि जब खाने पीने की बात हो ना तो फिर सबसे पहले जहन में उस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि जो बड़ा फूड लवर लोग होते हैं तो वो जाते जी कढ़ाइयों पे, निहारियों पे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पिज़्ज़ा लवर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पिज़्ज़ा की। तो कौन सा वाला पिज़्ज़ा ऐसा होता है कि जो वाकई आपको लगे कि रियल पिज़्ज़ा है? पिज़्ज़ा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी एक्चुअल में रियल रेसिपी क्या है और ये किस तरह बनता है, और जो हमें आम तौर पे गली महल्लों में या फिर बाज़ारों में या फिर आम जगहों पर कहीं पर भी जो पिज़्ज़ा अवेलेबल है, क्या वो एग्जैक्टली वही पिज़्ज़ा है जो पिज़्ज़ा हम खाना चाहते हैं, या हम तक पिज़्ज़ा की जो असल रेसिपी है वो अभी तक पहुंची ही नहीं? तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है बड़ी ज़बरदस्त हमारी शेफ़्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी किरण साहब से, जो कि बहुत अच्छी शेफ़ है, और उनके साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं शाइना शमाइल, जो कि मेरी बहुत फेवरेट शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। किरण, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा ये बताएं कि ये जो पिज़्ज़ा है ये एक्चुअल में रियल पिज़्ज़ा कौन सा होता है? ये नहीं कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, और बाकी गली महल्लों से भी ऑर्डर करते हैं, जो खुली होते फूड स्ट्रीट्स वगैरह वहाँ से भी मंगवा लेते हैं। बट क्या हमें वाकई पता है कि जो पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं ये वाकई असली पिज़्ज़ा है? अच्छा देखिए, सबसे पहले जब पिज़्ज़ा की बात हो रही है तो ये जान लेना ज़रूरी है कि पिज़्ज़ा है क्या, सही ओरिजिन कहाँ से है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये इटली से ओरिजिन करता है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या ये पता है कि ये पिज़्ज़ा जो है ये गरीबों की डिश थी? क्या ये मालूम है आपको? ये गरीब लोग खाते थे इटली में। अच्छा। इटली का एक शहर है नेपल्स, जो एक कहना चाहिए वर्किंग तबका था, मजदूर ज़्यादा होते थे, पैसे नहीं होते थे उनके पास, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसी रीजनेबल चीज़ खा लें जिनसे उनका पेट भरे। अब ऑफ कोर्स इसकी जो बेस होती है वो रोटी है, अगर हम अपनी ज़बान में कहें इसकी बेस रोटी है, तो उनका इससे ना पेट भरता था। और ये सस्ता इसलिए होता था कि इसमें कुछ टमाटर डाल दिए जाते थे, हर्ब्स डाल दी जाती थी, जिस तरह से बेसिल हो गया या इसमें स्पिनिच हो गया, तो ये डाल दिया जाता था इसके अंदर। तो इसकी वजह से ना ये बड़ा इकोनॉमिकल उनको पड़ता था, मज़दूरों को, उनका पेट भी भर जाता था, और फिर अगर कभी जो पूरा नहीं ले पाता था उसको स्लाइस वगैरह भी मिल जाता था। सही। तो ये वहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ था। अब ये मशहूर कहाँ से हुआ? इटली की जो क्वीन थी मार्गरीटा, उन्होंने नेपल्स को विजिट किया था 1889 के अंदर। राइट। तो वहाँ पे उनको एज अ कहना चाहिए ना नजराना, या अपनी खुशी से कि क्वीन आई हैं तो उनको खिलाया जाए, तो उन्होंने उस वक्त मार्गरीटा पिज़्ज़ा जो है वो इन्वेंट किया था। उसकी क्या था बेस? इसी तरह से रोटी थी, ये पिज़्ज़ा की जो डो है उसके ऊपर टोमेटोज थे, बेसिल थी और मोज़रेला चीज़ थी, जो कि उन्होंने इटालियन फ्लैग को उस वक्त रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि वो 3 रंगों का फ्लैग है। तो जब उन्होंने क्वीन मार्गरीटा ने इसको खाया तो उनको बड़ा पसंद आया। तो उनके पसंद आने की वजह से फिर ये ना थोड़ा सा जो हाई सोसाइटी में अमीरों के जो है ना वो आने लग गया, उनकी उसमें आने लग गया कैटेगरी के अंदर। फिर इस तरह से अमेरिका में गया, अमेरिका में इसको अलग शोहरत मिली, इसमें पेपरोनी पिज़्ज़ा, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, ये इस तरह से फिर जो ना ये पूरी दुनिया में ये फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग गया। अच्छा, अब जब बात होती है कि जी क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो देखें इसकी ओरिजिनल जो रेसिपी है ना उसमें ये होता है कि आपने मैदा लिया, ऑलिव ऑयल लिया, सॉल्ट लिया, यीस्ट लिया और इसमें पानी लिया, ठीक है। ऑलिव ऑयल इसकी मेन बेस होती है जो आपने इसको यूज़ करना होता है, जब भी उसका ओरिजिनल फ्लेवर निकलेगा, और यही उस वक्त बिगनिंग में स्टार्ट हुआ था। सही। अब क्या होता है कि ऑलिव ऑयल अगर आप पाकिस्तान में कहें तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। राइट। जिस तरह के हर गली मोहल्ले कूचे में जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं तो वो ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग हमें कहीं की कहीं पड़ जाएगी। तो आप 600 रुपये में भी एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिकल यानी कि हमारी लोकल लगी हुई हैं, तो वो ओरिजिनल पिज़्ज़ा नहीं हुआ। ओरिजिनल पिज़्ज़ा के लिए हाँ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अभी भी बना रहे हैं, ओरिजिनल रेसिपी को फॉलो करते हैं। सही। तो वो अगर आप खाएंगे तो पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है उसके अंदर। डिफरेंस क्या है? अच्छा जी, शाहीना हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीना, ओरिजिनल पिज़्ज़ा कौन सा है? ओरिजिनल पिज़्ज़ा वही है जो बेसिकली उसके हर्ब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। सही। वो
और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अभी भी ये करते हैं कि वो इटली से जो है वो इसके हर्ब्स, इसके जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं। सही। और इसी तरह से एक परफेक्ट रेसिपी बनती है। अब जैसे बात होती है पिज़्ज़ा की, तो अगर हमने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टाइप के पिज़्ज़े मिल रहे हैं। हाँ। मतलब अगर मैं बात करूँ कि हर गली के कॉर्नर पर जो है वो एक पिज़्ज़ा शॉप आपको मिल जाएगी। सही। तो उसमें अगर हम प्राइजेस की बात करें तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट है और 2000 तक इसकी जो है वो कॉस्टिंग जाती है। तो बेसिकली अगर हम 100 रुपये का या हम 500 रुपये का या 1000 का भी हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो एक्चुअल पिज़्ज़ा नहीं है। सही। क्योंकि इसके एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स ही जो है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। बेसिकली जैसे इन्होंने बात करी ऑलिव ऑयल की, जब तक हम ऑलिव ऑयल में इसको नहीं बनाते इसका फ्लेवर नहीं आता है। दूसरी चीज़ हो गई हर्ब्स जो है, जैसे अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो बेसिकली वो तुलसी उसे कहा जाता है बहुत सारे। तो तुलसी जो होती है, तुलसी के पत्तों को सुखाकर और इसी तरह मिक्स हर्ब्स होते हैं उसके अंदर। हाँ। ऑरेगानो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर देता है। क्योंकि शाइना ये सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ मैं, लेकिन ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जब हम रेस्टोरेंट में, अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाते हैं, वो जो उसकी क्रिस्पीनेस, उसकी जो एक कहना चाहिए कि उसका एक अरोमा, उसका एक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, उसका जो वो चिकन टॉपिंग और उसका ओवरऑल वो एक डिफरेंट लगता है। वो लगता है कि आप वाकई कोई रियल पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अगर हम बात करें चीज़ की, तो उसका फ्लेवर भी अलग होता है। अगर हम नॉर्मल अपनी शॉप से खा रहे होते हैं अगर, तो उसका फ्लेवर अलग था। अच्छा, बहुत सारे मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट्स ट्राई करे हैं जो कि पूरी कॉस्टिंग भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमें वो फ्लेवर नहीं दे रहे होते। उन्होंने क्या किया होता है, उसको देसी टच से देते हैं, जबकि पिज़्ज़ा जो है वो देसी डिश नहीं है। हाँ। जिसकी जो मतलब स्पेसिफिकेशन है उसको हम उसी की रखना चाहिए ना। जैसे अगर मिसाल के तौर पे जो बिरयानी वाले मसाले हैं वो बिरयानी में जाएंगे, जो पिज़्ज़ा के स्पाइसेस हैं वो पिज़्ज़ा में जाएंगे। पाकिस्तान में लोकल तरीके से पिज़्ज़ा बनता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोकल तरीके से पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब ये लोकल ये नहीं है कि कोई ब्रांड या अनब्रांड की बात हो रही है, बात ये तरीकेकार की हो रही है। क्योंकि जो जिस जगह की डिश है उस जगह के हर्ब्स आप इस्तेमाल करें, वो तरीकेकार आप इस्तेमाल करें, मगर लोग वो नहीं करते। और बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारे 18th सेंचुरी में जो है वो, वैसे तो ये बहुत पुरानी डिश है, 16th सेंचुरी से ये, लेकिन इसे कोई नाम नहीं दिया गया था। इसे 18th सेंचुरी में नाम दिया गया था, वो भी इटली में दिया गया था। और उसके बाद ये 19th सेंचुरी में अमेरिका आया, यूएस आया। तो वहाँ पर जब ये आया उसके बाद इसमें फिर फ्लेवर्स में वेरिएशंस हुई, उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट फ्लेवर्स बनाए, लेकिन वो फ्लेवर्स उन्होंने अपने उसके बनाए ना, कल्चर से रिलेटेड, इटली से रिलेटेड। क्योंकि अच्छा ये इस तरह से हुआ कि अमेरिका में आई कैसे ये डिश, तो इस तरह से आई कि इटली से जो लोग थे वो माइग्रेट कर कर अमेरिका आए। राइट। अमेरिका आने के बाद जो है वो इन्होंने, जाहिर सी बात है जब आप आते हैं तो आपने बिजनेस करना होता है कोई ना कोई, तो उन्होंने अपने फ्लेवर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। तो इस तरह से जो है वो अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ। और जो अमेरिका में इसकी पहली शॉप पिज़्ज़ेरिया के नाम से जो खुली है वो आज तक कायम है। और 1905 का जो है वो उनका जो अवन था मट्टी का, क्योंकि बेसिकली ये तंदूर टाइप होता है, जैसे आपने देखा होगा मतलब मट्टी के हम अक्सर रोटी मंगवाते हैं, तो वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर ये बेसिकली बनता था। लेकिन अब वो अभी भी उनके पास वो वाला अवन है। बहुत सारे और भी जाहिर सी बातें वेरिएशंस हो गई हैं, चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो फ्लेवर इसका मट्टी के अवन में जो तंदूर में आता है ना, वो आप जो नॉर्मल आप गैस वाले इलेक्ट्रिक अवन्स ले लें। हम लोग अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अवन्स होते हैं गैस के और इलेक्ट्रिक के, तो उसमें वो फ्लेवर आ ही नहीं सकता है। सही। किरण, आप कितना जो है वो इत्तेफाक करती हैं इस बात पे कि अगर पिज़्ज़ा को मिट्टी के ओवन में या मिट्टी की जगह पर जो भी सर्टेन काइंड ऑफ सेटअप होता है जहाँ पिज़्ज़ा बनाया जाता है, उससे ज़्यादा है कंपैरेटिवली ये जो दूसरे वाले ओवन? देखें, जब हम मट्टी के भट्टी में जिसको कहते हैं ना, हम उसमें अगर जब बेक कर रहे होते हैं तो एक तो मट्टी की अपनी खुशबू होती है। सही। फिर आप जो कोयले जो उसके अंदर जो सुलग रहे होते हैं उसकी एक अलग खुशबू होती है। वो खुशबू इस पिज़्ज़ा के अंदर या जो भी व्हाटएवर हम करते हैं तो उसके अंदर आके ना एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब हम खाते हैं बेसिकली ये पिज़्ज़ा जो है उसमें है क्या, खुशबुएं तो हैं, फ्लेवर्स हैं, जब आपको वो खुशबू आती है तो जिसने ओरिजिनल खाया हुआ होता है ना तो फिर वो मिस करता है। यही चीज़ जो है ना मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा होता है वो बहुत महंगा होता है। और उसके अलावा उसके अंदर वो आपको वाकई वो इंग्रेडिएंट्स, वो सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। अब अगर हम देखें बेसिल की बात करें ना, तो बेसिल अगर हमें 50 ग्राम्स भी कम से कम मार्केट से लेंगे एंड इट्स कॉस्ट अ लॉट।
और फिर है तो वो हर्ब ही ना, वो कुछ अर्से बाद ड्राई हो जाता है। तो अगर हम उसको लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी शामिल होती है। ऑलिव ऑयल आपको पता है कि कितना एक्सपेंसिव है, उसकी कॉस्टिंग भी शामिल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें टोमेटो सॉस जो यूज़ होता था ना, वो भी इसके टोमेटोज़ अलग होते थे। हम यहाँ पे पाकिस्तान में लोकल टोमेटोज़ लेके वो करते हैं, टोमेटोज़ के फ्लेवर्स में भी बहुत फ़र्क होता है कि हाँ, चेरी टोमेटोज़ अलग होते हैं, दूसरे टाइप के वो अलग होते हैं, उनके फ्लेवर्स आपको पता चलेंगे। कौन से वाले जो है ना वो जा रहे होते हैं? देखिए चेरी टोमेटोज़ भी जाते हैं इसके अंदर, और जो एक कैन में जो होते हैं ना वो टोमेटोज़ भी जाते हैं उसके अंदर ना। सही। तो उसके अच्छा, इसमें जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने अभी बनाया हुआ है वो होममेड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे पिज़्ज़ा बिजनेस अगर करना भी चाहते हैं और उसको हम कहते हैं ना कि जायका नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो वजह ये है कि हम सॉसेस के ऊपर जो और जो चीज़ें टॉपिंग है और जो चीज़ है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम लो क्वालिटी की चीज़ ले लेते हैं, हम पिज़्ज़ा सॉस रेडीमेड ले लेते हैं। अगर आप खुद से सॉस बनाएंगे पिज़्ज़ा शॉप वाले, सही, तो वो बहुत डिफरेंस आपको फील होगा, क्योंकि वो आपके हाथ का बना हुआ होगा, वो अलग ही आपको पता चल जाएगा कि जी ये डिफरेंस है ये। चलिए जी, शो में हम वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। किरण भी मौजूद हैं और शाइना भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। बात हो रही है जी कि पिज़्ज़ा कैसे बनाएं और असली पिज़्ज़ा कौन सा है, क्योंकि जिन लोगों ने वाकई पिज़्ज़े का जो एक रियल टेस्ट है वो खाया हुआ है और इस तरह के पिज़्ज़ाज़ जो है उन्होंने बड़े अपने डाइट इनटेक में शामिल किए हैं, तो उनको पता है कि जी असली पिज़्ज़ा कौन सा होता है। इस पर करेंगे बात, लेकिन अभी चलते हैं एक बर्थडे की जानिब। ये हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं अजीम भाई, जिनकी आज है बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शो के बाद हम सबको ट्रीट भी दीजिए। तो जनाब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है हमारा पिज़्ज़ा। जल्दी से ये बताएं कि ये जो आप अभी पिज़्ज़ा बनाकर लेकर आई हैं, इसकी रेसिपी क्या है, ये कौन सा पिज़्ज़ा है? ये हम क्योंकि पाकिस्तानी है, हमने अपने मूड के हिसाब से बनाया हुआ है। मैंने बनाया चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, अच्छा, वही मैंने किया था। डो की प्रिपरेशन करी पहले, जिसमें मैदा लिया, नमक लिया, यीस्ट लिया और इसके साथ पानी और ऑयल, ठीक है। इसके साथ मैंने डो बना दी। डो को राइस करना जो होता है वो गर्मियों के दिनों मौसम में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में 6 घंटे से भी 8 घंटे लग सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। यीस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है डो के लिए। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी कम्प्लीटली होममेड था, जिसमें टोमेटोज़ थे, इसके बाद हर्ब्स थे इसके अंदर और गार्लिक था। उसके साथ ये हमने सॉस बना लिया था। टॉपिंग के लिए टिक्का टॉपिंग थी, तो टिक्के का जितना मसाला था हमने चिकन को मैरिनेट किया और उसको हमने कुक कर लिया। और इसके साथ असेंबलिंग में जो है हमने डाली चेडर चीज़ बेस के अंदर, और साथ में हमने डाली मोज़रेला चीज़, ठीक है। अच्छा, चेडर चीज़ यूज़ करी 40%, और जो हमने और मोज़रेला जो यूज़ की वो हमने यूज़ करी 60%। मोज़रेला थोड़ी ज़्यादा जाती है, सही, इस तरह से। तो ये फिर ये टोटल जो है, हाँ, 25 मिनट्स के लिए बेक किया एंड दिस इज़ रेडी। ओके जी। वैसे सुनने में तो ये ऐसे आसान लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितना आसान है, लेकिन ये वाकई इतना आसान नहीं होता। ये मेहनत होती है इसके अंदर, बहुत बहुत मेहनत होती है और एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें। बिल्कुल ऐसा। शाइना, आप बताएं अच्छे से पिज़्ज़ा की रेसिपी जो बनाई जा सके, करीब तरीन हो जो। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं और सबसे बेस तो होता है, मैं बहुत ईजी रेसिपी, क्योंकि रेड सॉस की इन्होंने बता दी थी, मैं वाइट सॉस की बता देती हूँ। डो जो है वो सबकी पीटा ब्रेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा होममेड जो डो होती है वो भी इन्होंने बता दी, रेसिपी बता दी। बस जो है वो आप जब भी पिज़्ज़ा की डो बना रहे हो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, सही, और थोड़ी सी शुगर ऐड करिएगा, उससे जो है वो डो अच्छी और जल्दी राइज होती है। ये स्टेप हो गई, और बस बाकी रेसिपी वही है, सेम है। और अगर हम वाइट सॉस की बात करें तो वाइट सॉस बनाना बहुत ही आसान है। मेयोनीज़ ले लें आप, होममेड ले लें, या आप जो पैकेट्स वाली आती है वो ले लें। आपने लेनी है 1 कप मेयोनीज़, उसके अंदर आपने ऐड करना है 2 टेबलस्पून विनीगर, और आपने ऐड करना है उसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, और आपने जो है उसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड कर दें 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, या आप फ्रेश गार्लिक को बारीक चॉप कर लें। अगर आप बारीक उसको चॉप करके उसके अंदर शामिल करेंगे ना, उससे बहुत अच्छा एक अरोमा और इसका जो है वो टेस्ट आता है। तो इस तरह से बस ये कितनी सिंपल है, आपने इसको मिक्स किया और आपकी मतलब ना आपने कुक करना है ना आपने कुछ करना है, बस आपने ये सॉस रेडी करी, स्प्रेड किया जी। उसके अलावा आप चिकन में आप मैरिनेशन कर लें, आप चिकन में कोई भी मैरिनेशन कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही क्विक मैरिनेशन मैं आपको बता दूं,
सॉसेज होती हैं हमारी तमाम, वो तमाम आपने सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर जो होता है उसको आपने 1 टीस्पून ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, उसके अलावा पापरिका पाउडर ऐड किया आपने और उसको मैरिनेट कर दिया। उसको आप कुक कर लें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में। कुकिंग ऑयल कोशिश करें कि ना लें, अगर ऑलिव ऑयल ले लें तो ऑल्टरनेट में आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो आपने उसको कुक किया, बस आपकी चिकन रेडी हो गई। डो आपने बनाई हुई है, आपने उसके ऊपर वाइट सॉस रेडी करी, चिकन आपने जो मैरिनेट करी हुई वो शामिल करी, उसके बाद आपने जो है इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, मोज़रेला और चेडर दोनों ही 50-50% भी ले सकते हैं, 40-60 भी कर सकते हैं, जिसका जिसको टेस्ट अच्छा लगता है वो उसके अंदर ऐड कर ले। ऊपर से आप थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो मिक्स हर्ब्स ऐड कर दें, बेसिल ऐड कर दें, आप जो है वो ओरेगानो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना वो ओरेगानो का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ओरेगानो। हाँ, तो वो थोड़ा सा आपने उसके ऊपर ऐड किया और उसको बेक कर लिया। बेकिंग टाइम ये होता है कि आपकी डो कितनी थिक है। अगर आपकी डो थिन है तो आप 25 मिनट से स्टार्ट करें। अगर आपकी डो, आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा थोड़ी जो है वो थिक डो अच्छी लगती है, अगर आपकी थिक डो है तो आप 30 मिनट्स पे भी लगता है कि भाई हैवी है। हाँ बिल्कुल, आप 30 मिनट्स पे भी जा सकते हैं। और ऐसा भी होता है आपके अवन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो 15 मिनट में भी आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो इसका बहुत ख्याल के, जैसे अगर मैंने शाहीना ने कह दिया कि 25 मिनट बेक करने तो या 30 मिनट बेक करने तो आपने इतने बेक नहीं, आपने अपने अवन के जो है वो टेम्परेचर्स के हिसाब से 180 डिग्री से 210 तक पे हम जा सकते हैं। इससे ऊपर में हम इसको बेक नहीं करते क्योंकि वो फिर ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर हम बहुत ज़्यादा उसको ओवर बेक कर लेते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है, और जब ड्राई हो जाता है तो वो फ्लेवर जो होते हैं ना हमारे, वो अपना जायका कम कर देते हैं। और चिकन को भी, अच्छा एक चीज़ और मैं शेयर कर दूं कि जब भी हम चिकन को कुक करते हैं, बहुत सारे लोग ना उसको बहुत अच्छे से कुक कर लेते हैं। सही। तो 3 मिनट से 3 मिनट से ज़्यादा आप चिकन को कभी भी कुक नहीं किया करें। चिकन जो होती है वो क्यूब्स में कटी हुई 3 मिनट में डन हो जाती है। 3 मिनट का आपने टाइम देखना है, वरना उसके सारे जूसेस रिलीज हो जाते हैं और वो एक ड्राई हो जाती है। वो फिर आपको लगता तो है ये कुक्ड हुई हुई है, और जो है वो नहीं काफी रहती है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। कोई एक ऐसी टिप जो कि आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ रिलेटेड टू पिज़्ज़ा? यस। देखें, पिज़्ज़ा के लिए मैंने जैसे अभी पहले ही एक टिप मैंने बता दी कि टाइम जो है आप ध्यान रखें। अच्छा, होता ये है कि यीस्ट का ना ज़रा मसला होता है, ठीक है? तो यीस्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि यीस्ट को अगर आप डायरेक्ट मिला दें, क्योंकि इंस्टेंट यीस्ट होती है तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट ही मिला दो, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो आप उससे बचने के लिए कि दूसरी चीज़ें आपकी ख़राब ना हो, आप उसको सेपरेटली राइस करें, ठीक है? जिसमें आपने लुकवार्म वाटर लिया है, उसमें शुगर ऐड किया है, उसमें यीस्ट ऐड किया है, आपको उसी लेवल पे पता चल जाएगा कि यीस्ट आपका सही है या खराब है, तो वो आपका जो जितना मिक्सचर है वो बच जाएगा खराब होने से। चलिए जी, बहुत अच्छी टिप्स जो है वो आज हमारे साथ शेयर की हमारे शेफ्स ने। पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताया और साथ साथ आपको ये भी बताया कि असली पिज़्ज़ा कौन सा होता है, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाइना, बहुत शुक्रिया किरण, आप लोग हमारे शो पर आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है, और आज का शो कैसा लगा ज़रूर हमारी सोशल साइट पर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।